गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जहां पे हमने लास्ट क्लास एंड करी थी। लास्ट क्लास में फ्रेंड्स हमने समझा था कि इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम क्या होती है। हमें ये देखा था कि इनकम्स को हमेशा दो पार्ट में सेग्रीगेट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेग्रीगेट नहीं करोगे तो आप स्कोप ऑफ इनकम तक नहीं पहुंच पाओगे। स्कोप ऑफ इनकम यानी सेक्शन 5 हमें समझाता है कि देखिए, अगर ओआर है तो इंडियन प्लस फॉरेन इनकम लेनी है, अगर आप एनओआर है तो इंडियन प्लस सर्टेन फॉरेन इनकम लेनी है, और अगर आप एनआर है तो आपको सिर्फ इंडियन इनकम लेनी है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, स्पेशली एनओआर और एनआर के लिए। ओआर के लिए तो चलो ये बात हो गई कि अगर वो सेग्रीगेट करे या नहीं करे, क्योंकि उसको इंडियन प्लस फॉरेन दोनों ही लेनी है। अगर वो सेग्रीगेट करेगा तो अल्टीमेटली वापस ऐड तो होना ही है, तो नहीं भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपके केस में, अगर आपके क्वेश्चन में अगर एनओआर का क्वेश्चन आ गया या एनआर का क्वेश्चन आ गया, तो इन दैट केस आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है इनकम को सेग्रीगेट करना। और ये हमने पढ़ा भी है, और हमने देखा था कि कैसे हम सेग्रीगेशन कर रहे थे। तो हमने क्या देखा था कि इंडियन और फॉरेन इनकम को जब भी सेग्रीगेट करना हो तो आपको ये देखना है कि क्या आपकी इनकम इंडियन इनकम है या नहीं है। अगर वो इंडियन इनकम है तो अच्छी बात है, और अगर वो नहीं है तो ही वो फॉरेन इनकम बनेगी। तो डायरेक्टली आप फॉरेन इनकम पे जंप नहीं कर सकते। इफ एन इनकम इज नॉट इंडियन इनकम, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज फॉरेन इनकम। अब फॉरेन इनकम भी दो टाइप के होते हैं, सर्टेन फॉरेन इनकम और अदर फॉरेन इनकम। अब अदर फॉरेन इनकम वो होगी जो सर्टेन फॉरेन इनकम में कवर नहीं होगी। तो सर्टेन फॉरेन इनकम में क्या कवर होगा, उसमें भी हमने दो इनकम्स देखी थी। एक टाइप 1 जिसमें था इनकम फ्रॉम बिजनेस, जिसका कंट्रोल इंडिया से है पर सेटअप इंडिया के बाहर है। जबकि प्रोफेशन के अंदर हम देखा था इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, जिसका सेटअप इंडिया में है और कंट्रोल कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक हो जाने के बाद हम आगे बढ़े थे और हमने देखा था कि अब देखते हैं कि इंडियन इनकम क्या होती है। तो इंडियन इनकम में फॉल करने के लिए कहा था कि जब भी आपकी इनकम किसी भी एक कैटेगरी में कवर हो जाए, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी में अगर आपकी इनकम कवर हो जाए, तो आपकी वो इनकम इंडियन इनकम बन जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि वो 4 कैटेगरी कौन सी थी। तो पहली कैटेगरी थी इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया, सेकेंड कैटेगरी थी हमारी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, थर्ड कैटेगरी थी हमारी इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, और फोर्थ कैटेगरी थी हमारी इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया। अब फ्रेंड्स, ये 4 कैटेगरीज के बारे में समझना था, जिसमें फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करी थी। आज हम लोग थर्ड कैटेगरी कंप्लीट करके फोर्थ कैटेगरी की तरफ चलेंगे। तो जो हमारी अब जो थर्ड कैटेगरी है वो है दैट इज इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अब कुछ इनकम है जिसको मान लिया गया है कि आपने इंडिया में रिसीव किया, ऐसा आपको मान के चलना है। और जब हमें ये टॉपिक पढ़ना होता है कैटेगरी 3 का, दैट इज इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, तो हमें सेक्शन नंबर 7 की तरफ चलना होगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब हम सेक्शन 7 को पढ़ते हैं। अब देखिए सेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी इनकम को डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया माना गया। इसमें लिखा है, पहला पॉइंट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ in excess of 12% of सैलरी। यानी अगर एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय के आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है और वो भी उसकी सैलरी के 12% से ज्यादा, इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, तो अब ऐसे केस में तो जो एक्सेस अमाउंट होगा, ये एक्सेस अमाउंट विल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। देखिए, एक एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय के आरपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करता है, तो सरकार ने क्या कर रखा है, सरकार कहती है कि जितना भी एम्प्लॉयर जमा करता है उसका 12%, मतलब सैलरी का 12% आप निकाल लीजिए और जितना एम्प्लॉयर ने जमा किया दोनों को कंपेयर कीजिए। अगर वो कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, अगर वो 12% ऑफ सैलरी के बराबर तक है, तो फिर वो 12% तक का जो अमाउंट है वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर वो कंट्रीब्यूशन 12% से भी ज्यादा है, तो 12% तक तो कर दीजिए एग्जम्प्ट, और बाकी का जो ऊपर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर द्वारा, उसको कर दीजिए टैक्सेबल। तो उदाहरण के तौर पे, जैसे सपोज मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है एक्स, उसने अपने एम्प्लॉय मिस्टर बी के खाते में अगर सपोज 15,000 डिपॉजिट किए। अब 15,000 आरपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट तो कर दिए, पर ये 15,000 जो एक्चुअल डिपॉजिट किया है वो सैलरी के 12% के बराबर कितना होता है। तो मान लीजिए उस एम्प्लॉय की सैलरी जो होती है वो 1 लाख रुपए होती है, तो उस 1 लाख का 12% होता है 12,000 रुपए। तो अगर एम्प्लॉयर 12,000 रुपए तक ही जमा करता, तो एम्प्लॉय के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता, पूरा के पूरा एग्जम्प्ट हो जाता।
जैसे कि अगर एम्प्लॉयर 15,000 नहीं करके अगर 11,000 ही जमा करता या एग्जैक्ट 12,000 ही जमा करता तो एम्प्लॉय के हाथ में 1 रुपए भी टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन एम्प्लॉयर ने यहाँ पे जमा कर दिए 12,000 रुपए, तो अप टू 12% ऑफ सैलरी तक तो हो गया एग्जम्प्ट। तो बाकी का जो 3,000 रुपए जमा हो गया, अब होता क्या है, ये 3,000 रुपए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो एम्प्लॉय को कहा जाएगा कि भैया इस पे टैक्स दीजिए। अब मजेदार बात देखिए क्या होती है, एम्प्लॉय को जब कहा जाता है कि ये 3,000 पे टैक्स दीजिए, तो एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ी बात यह है, एम्प्लॉय बोलता है कौन से 3,000 रुपए, तो कहा जाता है कि जो तेरे एम्प्लॉयर ने तेरे आरपीएफ अकाउंट में जमा की है। अब ये आरपीएफ अकाउंट इतना मतलब रिजिड होता है या यूं कीजिए कंडीशन बेस्ड होता है कि एम्प्लॉय चाह के भी उसमें से पैसे जनरली नहीं निकाल सकता, जनरली नहीं निकाल सकता। तो बहुत सारी कंडीशन है, इसलिए मैं कहता हूं कंडीशनल अकाउंट। तो यहां पे जब एम्प्लॉयर उस आरपीएफ में जमा करता है तो एम्प्लॉय को कभी फील ही नहीं होता है, ऐसी फीलिंग ही नहीं आती है कि मुझे कुछ पैसा मिला है या मेरे पास कुछ आया है। अब एम्प्लॉय को जब तक ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे कुछ मिला है या मेरे पास कुछ आया है, और उससे आप अगर टैक्स मांग लो तो कितनी अजीब सी फीलिंग उसके पास होगी कि कुछ आया ही नहीं और 3,000 पे टैक्स दे दो। क्योंकि 15,000 जब जमा किए तो 12,000 सरकार खुद मानती कि ये एग्जम्प्ट है, पर सरकार सिर्फ 3,000 पे टैक्स लेना चाहती है। और ये 3,000 रुपए एम्प्लॉय के हाथ में आए नहीं है, वो डायरेक्टली वहां जमा हो गए। अब पता नहीं कब मिलेंगे, जब नौकरी छोड़ेगा तब मिलेंगे या कई सालों बाद मिलेंगे। तो ऐसे केस में एम्प्लॉय खुद उस पैसे को कई सालों तक नहीं देख पाता है। बस उसको ये एक भरोसा होता है, एक आश्वासन होता है कि हाँ कहीं ना कहीं आरपीएफ में पैसा जमा हो जा रहा है, पर उस पैसे को वो देख के फील नहीं कर पा रहा है। ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। जब एक एम्प्लॉय के हाथ में ऐसा होता है, ये मैं वही फीलिंग बता रहा हूं, तो एम्प्लॉय ये फील ही नहीं कर पाता है कि अच्छा मेरे उस अकाउंट में कुछ पैसे जमा है क्या, क्योंकि मैं तो उसको निकाल नहीं सकता, मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरे लिए तो जमा नहीं जमा बात बराबर है, जब मैं निकालूंगा तब मैं सोचूंगा ये मेरे पैसे हैं कि नहीं। अगर सपोज मैं आपको एक अनाउंसमेंट करूं कि आपके नाम पे मैं हर महीने 2-2 हजार रुपए जमा कर रहा हूं, आपने बोला बहुत अच्छी बात है सर, ठीक है ये है। मैंने कहा 10 साल हो गए आपके नाम पे पैसा जमा करते करते, तो आप कहोगे कि सर 10 साल हो गए या 12 साल या 5 साल, मुझे तो आज तक वो पैसे दिखे नहीं, मुझे तो आज तक वो पैसे मिले नहीं। तो वो फीलिंग ही नहीं आती कि मेरे नाम पे भी कुछ है, मेरे पास भी कुछ है। अब सोचिए कि अब आपको सिर्फ अज्यूम करना है, ऐसा मानना है कि आपके नाम पे पैसा जमा हो रहा है और सरकार अगर वहां पे टैक्स मांग ले तो आपको बहुत दुख होगा कि यार जो मिला ही नहीं। हाँ, मिलने के बाद आप टैक्स लीजिए, सरकार को कोई आपत्ति नहीं, मतलब आपको भी कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन यहां तो आपको पहले ही टैक्स देना है। तो ये एक बहुत बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है एक एम्प्लॉय के लिए। अब एम्प्लॉय को कैसे माने, तो एम्प्लॉय को मनवाने के लिए सरकार ने एक सेक्शन बनाया 7 और उसमें पहले ही पॉइंट लिख दिया, देख एम्प्लॉय तुझे ये मानना पड़ेगा, यू विल हैव टू डीम इट दैट यू हैव रिसीव्ड दिस अमाउंट। अब जब ये कंडीशनली उसको बाय फोर्स माना जा रहा है तो अब उसको मानना ही पड़ेगा, हाँ चलो मान लिया कि मैंने 3,000 रुपए रिसीव किए हैं, अब 15,000 कॉन्ट्रीब्यूट हुए थे, 12,000 एग्जाम्प्ट हो गए, तो सिर्फ 3,000 को ही माना गया क्योंकि सरकार को उस 3,000 पे ही टैक्स लगाना है। अगर ये 12% एग्जाम्पशन वाला रूल नहीं होता तो शायद जितना अमाउंट जमा किया वो पूरा ही अमाउंट मान लिया जाता कि आपने रिसीव किए। आई बात समझ में? देखो वापस एक तरह से समझाता हूं आपको। अगर मैंने कहा कि मैंने आपके नाम पे 20,000 रुपए जमा किए और मैं हर साल जमा करूंगा, आपने कहा बहुत अच्छी बात है, पर आप ये पैसे को देख नहीं सकते, आप उसको यूज नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब अगले दिन सरकार आती है और बोलती है 20,000 रुपए टैक्स। आप बोलोगे सर जिस पैसे को मैंने अभी तक देखा नहीं, मैंने कभी इसको यूज नहीं किया, मैं ना कर पाऊंगी, अभी फिलहाल हाल फिलहाल तो नहीं कर पाऊंगी, फ्यूचर में पता नहीं कब कर पाऊंगी, तो जब मैं इस पैसे को निकालूंगी और लेके आऊंगी और ये यूज करूंगी तब देखते हैं, तब आप टैक्स मांगना। सरकार बोलेगी नहीं मुझे तो अभी चाहिए। तो ऐसे केस में आप बोलोगे जब है ही नहीं तो मैं दूं कहां से, मेरे पास तो पैसा आया नहीं, और जो पैसा मेरे पास आया ही नहीं मैं उस पर टैक्स कैसे दे दूं। ये एक बहुत कॉमन फीलिंग है एक जनरल मैन के लिए, एक जनरल पब्लिक के लिए। तो सरकार को मजबूरन कहना पड़ा कि भाई तू एक काम कर, तुझे ऐसी फीलिंग ही नहीं आ रही कि तेरे पास कोई इनकम है, तू ये मज्यूम कर ले, तू ऐसा मान ले कि ये पैसा तूने रिसीव कर लिया, मान ले ना, हम कह रहे हैं तुमको मानने के लिए। वो बोलता है हाँ चलो मान लिया कि पैसा मैंने रिसीव कर लिया, अब तो ला टैक्स। तो जैसे वो मानता है उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये डिमिंग प्रोविजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे आपको मानने के लिए कह दिया आप बहस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट आर्ग्यू इट। और यहाँ पे लॉजिक भी है सरकार की तरफ से कि भाई आज हम अज्यूम कर रहे हैं, जब हकीकत में आपको पैसा मिलेगा तब थोड़ी हम वापस आपको कहेंगे कि फिर से अज्यूम कीजिए या फिर से टैक्स दीजिए। आज जिस टैक्स चीज पे टैक्स ले लिया और जब हकीकत में एक्चुअली जब वो पैसा आपके हाथ में आएगा तब डेफिनेटली आपसे वापस टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये तो वही बात हो गई ना, जिस तरह से अभी वर्चुअल क्लासेस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैंने आपको कंफर्म किया है कि जब भी ये लॉकडाउन खत्म होगा मैं फेस टू फेस आपको दोबारा क्लास में पढ़ाऊंगा। अब
मैं वर्चुअली पढ़ा रहा हूं और मैं आपसे फीस भी ले रहा हूं, लेकिन जब वापस फेस टू फेस पढ़ाऊंगा तो वापस आई एम नॉट एंटाइटल, आई हैव नो राइट्स टू डिमांड द फीस अगेन फ्रॉम यू। मैं तब थोड़ी वापस फीस मांग सकता हूं, क्योंकि एक ही कोर्स का एक बार जब फीस ले तो बार बार थोड़ी ले सकते। बस वही चीज है, सरकार ने जब ये एक इनकम पे आपको डीमिंग प्रोविजन के आधार पे जब उस इनकम पे अगर सरकार ने टैक्स ले लिया है, तो जब एक्चुअली इस पैसे को जब आप रिसीव करोगे फ्यूचर में, जब भी आप नौकरी छोड़ोगे या आपका रिटायरमेंट होगा, तब इस आरपीएफ में से पैसा विड्रॉ करके लेके जाओगे, तब कोई टैक्स नहीं देना होगा, तब वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट होगा आपके हाथ। तो ये पॉइंट इसलिए डिटेल में समझा क्योंकि आगे भी इससे जुड़े हुए पॉइंट्स हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 कहता है इंटरेस्ट ऑन सच आरपीएफ कंट्रीब्यूशन, interest on such RPF contribution in excess of 9.5% rate। अब ये क्या कहना चाह रहा है? अब ये कह रहा है कि जब आपने आरपीएफ में पैसा जमा हुआ, अब जब आरपीएफ में पैसा जमा हुआ तो बट ऑब्वियसली उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा उस अकाउंट में। ये आरपीएफ अकाउंट बिल्कुल एक बैंक अकाउंट की तरह है, ऐसा मानो एक सेविंग अकाउंट होता है ना, बिल्कुल वैसा ही सेविंग अकाउंट की तरह है, बैंक में खुलवा दिया और जब आप सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो इंटरेस्ट भी मिलता है, तो इस आरपीएफ में भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब वो ये एक्ट कहता है कि अगर आपको सेविंग अकाउंट ये आरपीएफ अकाउंट पे जब भी इंटरेस्ट इनकम होती है और ये इंटरेस्ट इनकम जो हो रही है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर 9.5% से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो भी एक्सेस मिलेगा उसके ऊपर विल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड, तो उसको हम मान लेंगे कि आपने इसको रिसीव्ड कर लिया है। अब बताइए, जब आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जमा हुआ वो तो आपके हाथ में आया नहीं, पर मान लिया गया, अब उस कंट्रीब्यूशन पे जब इंटरेस्ट आएगा वो भी आपको नहीं मिलेगा और उसके लिए भी आपको मानना पड़ेगा जैसे कि आपने रिसीव कर लिया। तो जिस प्रिंसिपल अमाउंट को आपने नहीं देखा उसका इंटरेस्ट आपको कैसे मिल जाएगा? वो तो अगेन वही, जब रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ोगे तब आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेकिन डीमिंग प्रोविजन के आधार पे टैक्स तो पहले ही लिया जा रहा है। कैसे? बाय डीमिंग इट दैट एज इट इज रिसीव्ड बाय यू, आपने इसको रिसीव कर लिया है ऐसा मानते हुए हम इसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, सरकार का ये मानना है। तो ये दूसरा पार्ट हुआ। तीसरा पॉइंट कहता है दैट इज बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ in excess of 12% of salary and 9.5% of interest। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक खाता था जिसका नाम आरपीएफ नहीं था, जिसका नाम यूआरपीएफ था। तो यूआरपीएफ में क्या होता है, जब एक एम्प्लॉयर पैसा उसमें जमा करता है तो सरकार उस यूआरपीएफ का अकाउंट को अनदेखा करती है। अब समझना इस बात पे, एम्प्लॉयर ने कहा एम्प्लॉय को कि देख मैंने तेरे यूआरपीएफ में पैसा डिपॉजिट किया। अब सरकार जब देखती है इन प्रोविजन को, इस तरह के एम्प्लॉइज को और एम्प्लॉयर को, कि एम्प्लॉयर कह रहा है कि भैया मैंने तेरे यूआरपीएफ में पैसा डिपॉजिट कर दिया 15,000 रुपए, तो जिस तरह से आरपीएफ में प्रोविजन था वैसा प्रोविजन यहाँ पे भी होना चाहिए। तो सरकार तुरंत आनी चाहिए कहने के लिए, क्या कहने के लिए आनी चाहिए कि एम्प्लॉय ये 15,000 रुपए तुझे भले अभी नहीं मिल रहे हैं और शायद तुझे बाद में मिलेंगे, लेकिन तुझे मानना पड़ेगा कि तूने रिसीव कर लिए इन एक्सेस ऑफ 700%। ऐसा होना चाहिए था ना, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार कहती है मुझे तो ये अकाउंट दिखाई नहीं दे रहा है और मैं तो इस अकाउंट का होना मानता ही नहीं हूं। सरकार ऐसा समझती जैसे ये अकाउंट है ही नहीं, भले एम्प्लॉयर कितना भी कहते कि मैंने यूआरपीएफ में जमा किया, यूआरपीएफ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ऐसा सरकार का मानना है। तो एम्प्लॉय कह रहा है मैंने जमा किया, सरकार बोलती नहीं जमा हुआ ही नहीं। तो जब सरकार ही खुद ऐसा मान रही है कि जमा हुआ ही नहीं है, तो सरकार फिर क्यों कहेगी ऐसा कि मान लो तुमने ये रिसीव कर लिया? तो वहां पे टैक्सेबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए, इसलिए वहां पे कोई डीमिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं। अब मैं बताऊं हकीकत में क्या होता है, एक एम्प्लॉयर जब भी पीएफ का अकाउंट खुलवाता है तो जब तक पीएफ अकाउंट सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होता
सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होता तब तक उसको अनरिकॉग्नाइज कहा जाता है। यूआरपीएफ का मतलब अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब एक एम्प्लॉयर ने एप्लीकेशन लगा दी है, खाता खोल दिया और एप्लीकेशन लगा दी कि सरकार मैंने एक प्रोविडेंट खाता खोला है, अब उस प्रोविडेंट फंड के खाते को रिकॉग्नाइज करवाओ। सरकार ने कहा आप पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करो, हम बहुत जल्दी इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब आपको पता है सरकारी कामकाज में टाइम तो लगता है। अब सरकार के कामकाज में करीबन 4-5 महीने का समय लग गया उस खाते को रिकॉग्नाइज करने में। तो क्या उस 4-5 महीने तक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के नाम के लिए प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। तो एम्प्लॉयर ने उन 4-5 महीनों के दौरान अपने एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया, पर चूंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं था तो वो अनरिकॉग्नाइज था। तो उस अनरिकॉग्नाइज पीरियड के दौरान, यानी उस 4-5 महीने के दौरान जब भी कंट्रीब्यूट हुआ, सरकार की तरफ से वो कंट्रीब्यूट हुआ ही नहीं है ऐसा माना गया, तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ। तो उसमें 12% से एक्सेस क्या, 9.5% से ऊपर इंटरेस्ट क्या, कुछ भी कंसिडर नहीं किया गया, यानी एम्प्लॉय के हाथ में कुछ भी डीम टू बी रिसीव्ड नहीं माना गया और कुछ भी पैसा टैक्सेबल भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। पर 4 या 5 महीने बाद जब वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो ये सारा पैसा यूआरपीएफ से आरपीएफ में शिफ्ट हो गया। अब जब ये यूआरपीएफ से आरपीएफ में शिफ्ट हो गया तो अब जो 4-5 महीने में जो काम नहीं किया वो तुरंत उसी समय करेंगे। तो अब वो तुरंत उस समय कैसे करेंगे? वो तुरंत उस समय ऐसे करेंगे कि बताइए अब जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा कितना है और इंटरेस्ट जितना भी मिला है वो 9.5% से ऊपर कितना है। ये उसी समय करेंगे इमीडिएटली जब आप उसको तुरंत आरपीएफ में कन्वर्ट करोगे। जैसे ही रिकॉग्नाइज हुआ फंड यहां से वहां ट्रांसफर हो गया, मतलब अनरिकॉग्नाइज से रिकॉग्नाइज में चला गया, एक तरह से ये हो गया। और उसी समय ये ट्रीटमेंट करेंगे अब तक जितने भी महीने का कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हुआ है उसमें 12% सैलरी से ऊपर का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, उसमें इंटरेस्ट जितना भी मिला है आपको तो इंटरेस्ट 9.5% से ऊपर कितना मिला है, जो भी हुआ है। अब सरकार को उस पर तो टैक्स चाहिए एक्सेस अमाउंट पे, तो सरकार टैक्स लेगी तब ना जब पहले आपको ऐसा कहेगी कि मान लो ये पैसा आपने रिसीव कर लिया। अब जब आप मान लोगे तो सरकार को टैक्स लगाने में आसानी रहेगी, तो इसलिए अब सरकार टैक्स लगेगी। तो थर्ड पॉइंट कब? जब बैलेंस अमाउंट ऑफ पीएफ ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ। तो एक प्रोविडेंट फंड का पैसा था वो यूआरपीएफ से आरपीएफ में ट्रांसफर हो गया, तो उस समय जितना भी एक्सेस अमाउंट था 12% ऑफ सैलरी से ऊपर 9.5% ऑफ इंटरेस्ट का, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? डीम टू बी रिसीव्ड। तो इसको तो एक्सेस अमाउंट विल बी डीम टू बी रिसीव्ड, हम ऐसा मान के चलेंगे। और फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अब देखिए फ्रेंड फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। अब ये फोर्थ पॉइंट कहता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस कवर्ड अंडर सेक्शन 80 CCD। अब जिस तरह से पीएफ अकाउंट होता है उसी तरह से एक एनपीएस अकाउंट भी होता है जिसको हम बोलते हैं दैट इज न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम। अब इस नेशनल पेंशन स्कीम में क्या होता है, एम्प्लॉयर अपनी तरफ से अपने एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस के पेंशन के नाम पे। तो जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है एनपीएस के अंदर, तो यहाँ पे सरकार ने कहा है कि जितना भी अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया है वो पूरा के पूरा क्या मान लेना है आपको? डीम टू बी रिसीव, क्योंकि सरकार को उस पूरे अमाउंट पर टैक्स लेना है। आप समझिए ऊपर आपने एक्सेस वाली जो पड़ी थी 12% से ऊपर 9.5% से ऊपर, क्यों? क्योंकि वहां तक एग्जम्प्ट था, यहाँ पे तो कुछ भी एग्जम्प्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे एंटायर अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड। यहां पे हम लिखेंगे एंटायर अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड विल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड। देखिए बहुत ही सीधा फंडा है। जब एम्प्लॉयर आरपीएफ में जमा कर रहा था तो सरकार ने कह दिया 12% तक एग्जम्प्ट, उसके ऊपर जो हो तो बताओ क्योंकि उस पर हमें टैक्स लगाना है। और जब टैक्स लगाना होगा तो टैक्स लगाने से पहले सरकार को ये एम्प्लॉय को कहना पड़ेगा कि तू मान ले ये तेरे इनकम रिसीव कर ली। तो अगर 15% या 15,000 रुपए जो हमारा एग्जाम्पल था, अगर वो कंट्रीब्यूट हुआ है आरपीएफ के अंदर तो 12% तक तो एग्जम्प्ट, उसको भूल जाओ। अब जो एक्सेस 3% है, एम्प्लॉय पहले उसको मानेगा कि हाँ मैंने रिसीव किया है, तब जाके सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। अब यहाँ पे एनपीएस में सरकार ने कुछ भी एग्जम्प्ट नहीं दिया, तो सपोज एम्प्लॉयर ने 4,000 रुपए यानी 4% ऑफ सैलरी ही कंट्रीब्यूट किया, सपोज इमेजिन के तौर पे,
तो सरकार को तो पूरे अमाउंट पे टैक्स चाहिए, कुछ तो एग्जम्प्ट है ही नहीं। तो अब सरकार यहाँ पे आपको कहेगी कि पूरे पैसे को आप मान लीजिए कि आपने रिसीव किया, ताकि सरकार उस पर आसानी से टैक्स लगा सके। तो आई होप आपको ये फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ गया। और ये फिफ्थ पॉइंट, अब ये फिफ्थ पॉइंट में बता दूं, ये कोई एसेंशियल पॉइंट नहीं है, पर ये हम लिख रहे हैं, और ये है टीडीएस। अब टैक्स डिडक्टेड सोर्स, अब इसमें भी बहुत बड़ी इशू थी लोगों के माइंड में, इसलिए ये पॉइंट यहां लिखना पड़ा। अब पॉइंट ये है, अगर मान लीजिए आपकी इनकम 1 लाख रुपए है और उस पर 10,000 रुपए का टैक्स कट चुका है, टीडीएस हो चुका है 10,000 रुपए का, तो अब आपके हाथ में कितना आया? 90,000। अब जब कोई आपसे पूछेगा बताओ आपकी इनकम कितनी है, तो बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं मेरी इनकम 90,000 ही है। एक एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉय को सपोज 5 लाख की सैलरी देता है, लेकिन साल भर में 1 लाख का टीडीएस भी काट लेता है, तो उसके हाथ में नेट मिलता है 4 लाख। अब वो एम्प्लॉय को पूछते हैं तेरी सैलरी कितनी है, तो वो हमेशा 4 लाख ही कहता है। गलत है, ये 4 लाख रुपए आपकी सैलरी नहीं, आपकी सैलरी इनकम कितनी है? 5 लाख है। लेकिन जो टीडीएस कट गया आप उसको अपनी इनकम मानते ही नहीं हो। अरे भाई, दो कंसेप्ट होते हैं, आपने एफएम के अंदर भी पढ़ा होगा, दैट इज इनकम बिफोर टैक्स एंड इनकम आफ्टर टैक्स। तो जब भी आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज योर इनकम, तो ऑब्वियसली वो इनकम हमेशा आपको बतानी चाहिए बिफोर टैक्स वाली। आप हमेशा 4 लाख को अगर अपनी इनकम बोलोगे तो ये इनकम आपकी आफ्टर टैक्स है। हमें तो आपकी ग्रॉस इनकम से मतलब कि आपकी इनकम टैक्स के पहले कितनी होती है, क्योंकि हम जब टोटल इनकम निकालते हैं फ्रेंड्स, वो टोटल इनकम क्या होती है? वो टोटल इनकम वो फिगर है जिस पर अभी तक टैक्स नहीं लगा है। टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, तो टोटल इनकम इज ऑलवेज व्हाट इज, इट इज ऑलवेज बिफोर टैक्स अमाउंट। तो इसी तरह से जब 1 लाख की या 4 लाख, सॉरी 5 लाख की आपको सैलरी मिली है, और उस 5 लाख की सैलरी में अगर आपका 1 लाख का टीडीएस कट चुका है, अब 4 लाख आपके हाथ में आ रहा है, और कोई आपसे पूछे कि आपकी सैलरी इनकम कितनी है, तो आप हमेशा क्या बोलेंगे? 5 लाख। तो वो 1 लाख रुपए जो आपके हाथ में नहीं आया है, तो आपके मन में कभी फीलिंग ही नहीं आएगी कि नहीं वो मेरी इनकम है, आपके मन में हमेशा फीलिंग 4 लाख की रहेगी। तो अब 4 लाख की रहेगी, तो टैक्स आपको 4 लाख पे नहीं, टैक्स तो आपको 5 लाख पे लगा ना। तो आप लेकिन 4 लाख जो आपके हाथ में है, आप हमेशा 4 लाख को इनकम मानो अगर कहोगे कि 4 लाख पे टैक्स लगाओ, जबकि टैक्स तो 5 लाख पे लगना चाहिए। तो ऐसे केस में यहाँ पे आपको क्या करना है, वो 1 लाख जो टीडीएस के रूप में कट गया है, वो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, दैट इज डीम्ड मानना पड़ेगा कि हाँ भैया वो पैसा मैंने रिसीव कर लिया है। अब 4 लाख आपको एक्चुअली मिले और 1 लाख डीमिंग प्रोविजन के थ्रू मिल गए, तो कितने हो गए? 5। अब उस पर टैक्स लगाओ। अब जो भी टैक्स लगेगा, और उसमें से आप अपना टीडीएस जितना भी कटा है वो माइनस करके बैलेंस अमाउंट अगर कुछ बचता है तो सरकार को टैक्स पे कर देना। बट आपका जितना भी टीडीएस कटा है वो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि वो पैसा आपने रिसीव कर लिया है। तो सेक्शन नंबर 7 के ये पांचों पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। ऑल दिस 5 पॉइंट्स, ये सारे के सारे 5 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। अब मैं एक बार ये मान रहा हूं, अगेन आई एम ऑल्सो डीमिंग दैट यू आर वेरी क्लियर विद दिस प्रोविजन। मैं बहुत शॉर्ट में बता दूं, सिंपल सा प्रोविजन है। सरकार ने कहा है कि मान लो ये पैसा आपने रिसीव किया, और इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना सा है, क्योंकि जितनी भी आपने इनकम यहाँ पे देखी है, ये इनकम आपके पास अभी फिलहाल नहीं आ रही है, एक्चुअली रिसीव नहीं हो रही है। तो आपके मन में कभी फीलिंग नहीं आती कि ये कोई इनकम आपने अर्न की है या रिसीव की है। अब उस पर टैक्स लेना सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। तो सरकार ने कहा कि पहले आपको एहसास दिलाओ, फीलिंग कराओ कि मान लो ये पैसा आपने रिसीव किया, फिर आपसे टैक्स लेना आसान रहेगा। तो ये जो 5 इनकम है जिसको आप एक्चुअली नहीं देख पाते हो, बहुत लेट देखते हो या बहुत सालों बाद इसको आपको मिलेगी, तो ऐसे केस में सरकार को टैक्स तो आज लेना है और मिलेगा कहीं साल बाद। तो सरकार आपके ऊपर ये डिमिंग प्रोविजन के थ्रू आपको एहसास करवाती है कि भैया मान लो ये पैसा आपने रिसीव कर लिया है। अब एक बार आपने मान लिया तो फिर सरकार टैक्स आसानी से उस पर लगा सकती है। तो इनकम, दिस आर द इनकम्स व्हिच हैव बीन डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मैं जो यहां लिखने वाला हूं फ्रेंड्स, उसको बहुत ध्यान से देखना। अब हमारे सामने प्रोविजन आ रहा है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 से लेके क्लॉज नंबर 8 तक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये हमारे एनआर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए इसमें क्या क्या हमें देखना होगा। देखिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्लॉज नंबर 1 से लेके 8 के अंदर क्या क्या कवर होता है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 की अगर मैं बात करूं, क्लॉज 1 की, तो इसके अंदर आता है इनकम टू एनआर फ्रॉम ऑब्लिक थ्रू
फ्रॉम ऑब्लिक थ्रू। अब देखिए मैं यहाँ पे अगेन सब पार्टीशंस बना रहा हूं। पहला है बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, सेकंड है दैट इज एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, थर्ड है एनी प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, और फोर्थ है एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। अब देखिए ये 9(1) सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 जो हम पढ़ रहे हैं, इसके ये 4 पार्टीशन है। अब इसके जो 4 पार्टीशन है जिसमें कहता है कि इनकम किसको हुई है, एनआर को हुई है, और कहां से हुई है, फ्रॉम और थ्रू, फ्रॉम ऑब्लिक थ्रू लिखा है, बिजनेस कनेक्शन इंडिया। अब वापस वही चीज पढ़ेंगे, इनकम टू एनआर फ्रॉम और थ्रू एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, इनकम टू एनआर फ्रॉम और थ्रू एनी प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, और उसके बाद अगेन इनकम टू एनआर फ्रॉम और थ्रू एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। तो ऐसे केस में क्लॉज 1 के अंदर ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम आती है। अब उसी तरह से हम क्लॉज 2 पे आते हैं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2 की तरफ। अब देखिए ये क्लॉज 2 क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। क्लॉज 2 कहता है प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी, आपकी सैलरी कहां अक्रू होती है ये जानने के लिए क्लॉज 2 हमें सिखाएगा। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लॉज की तरफ, 9(1) क्लॉज नंबर 3। अब ये क्लॉज 3 हमें कहता है, क्लॉज 3 कहता है दैट इज सैलरी इनकम टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सैलरी इनकम टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेंडरिंग द सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, रेंडरिंग द सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। और फिर आता है हमारा क्लॉज नंबर 4, 9(1) क्लॉज नंबर 4 हमें कहता है डिविडेंड इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, और यहां पे हमें पढ़ना पड़ेगा रीड सेक्शन नंबर 8, यहां पे हमें सेक्शन 8 भी देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है क्लॉज नंबर 5, 9(1) क्लॉज 5। अब क्लॉज 5 में कहता है इंटरेस्ट इनकम टू एनआर, एनआर को कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है तब। फिर आते हैं हम लोग क्लॉज 9(1) क्लॉज 6 की तरफ। अब 6 में हम पढ़ेंगे रॉयल्टी इनकम टू एनआर। फिर उसके बाद हम आएंगे क्लॉज नंबर 7 की तरफ, 9(1) क्लॉज 7, और इस क्लॉज 7 में हम पढ़ेंगे फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इसको हम बोलते हैं FTS, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज टू एनआर, एनआर को ये इनकम हो रही है। और उसके बाद फाइनली हमारा आएगा क्लॉज नंबर 8 जो हमारा लास्ट क्लॉज है। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ये क्लॉज नंबर 8 हमारा अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2019 का। ये फाइनेंस एक्ट 2019 का अमेंडमेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। और इसका नाम क्या कहता है वो भी बता देता हूं मैं आपको, एनी गिफ्ट covered under section 56 subsection 2 clause 10
clause 10 received by NR from resident in India. इंडिया के कोई रेसिडेंट ने एनआर को कोई गिफ्ट दिया और वो ये गिफ्ट 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में कवर होता है, तो एनआर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, ये क्लॉज हमें 8 हमें समझाता है। अब मैं इसको थोड़ा छोटा करके अगर मैं बताऊं, पूरा प्रोविजन एक साथ आप देख सकते हैं, काफी बड़ा है, स्क्रीन पे बहुत छोटा सा माइन्यूट आपको दिख सकता है, लेकिन फिर भी आप मैनेज करके देखिए, इसको समझिए। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 से लेके क्लॉज नंबर 8 तक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा प्रोविजन आपके सामने स्क्रीन पे है। अगर आप एक एक करके देखें तो काफी चीजें कवर है। आप अकेले क्लॉज 1 के अंदर हमारे पास 4 पार्टीशन हैं, फिर क्लॉज 2, फिर क्लॉज 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो बहुत बड़ा प्रोविजन है। आज हमने सेक्शन 7 कंप्लीट किया, अब 9 के सारी हमने फ्रेमवर्क बनाई। अब मैं आपको क्लॉज सबसे पहले 2 पे लेके जाऊंगा। 9(1) क्लॉज 1 हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, पर आज हम लोग सबसे पहले क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 4 को पढ़ेंगे। आज की क्लास में ये करेंगे, फिर कल की क्लास में हम लोग क्लॉज नंबर 5, 6, 7 और 8 को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो थर्ड क्लास होगी उसमें क्लॉज नंबर 1 आएगा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस अकेले सेक्शन 9 के लिए हमें 3 क्लास लगने वाली है। अब ये 3 क्लास अगर जब हम करते हैं तब जाके सेक्शन 9 कंप्लीट होता है। तो जस्ट इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शन 9। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब क्लॉज 2 क्या कहता है उस पर आते हैं। सबसे पहले देखिए, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2। क्लॉज 2 कहता है प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी। अब प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी क्या कहता है? अब मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था कि आपकी इनकम अक्रू अराइज कहाँ होती है। तो इनकम अक्रू अराइज के लिए आपको पहले क्या देखना पड़ेगा कि आपने कोई एक्टिविटी करी, और उस एक्टिविटी के बाद जब आपको इनकम मांगने का अधिकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब वो इनकम आपको ड्यू हो रही है कि नहीं हो रही है, यू हैव ए राइट्स टू डिमांड योर इनकम और नॉट। डेफिनेटली कोई काम करने के बाद तो वो राइट्स डेवलप होंगे ही होंगे, ड्यू तो होनी है जनरली, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब ड्यू कहां हो रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब ड्यू कहां हो रही है? जब कुछ नहीं बोला गया तो जहां एक्टिविटी दी है वहीं ड्यू हो रही है, हम ये मान के चलते हैं। एक्टिविटी इंडिया में करी तो इंडिया में ड्यू हो रही होगी, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोला जाए कि ये इनकम मुझे यहां ड्यू होनी है, तो फिर उस जगह को देखना है, और वो जगह अगर भारत है तो इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया हो गया, वरना नहीं होगा। ये हमने पढ़ा था। अब उसी पैटर्न पे जब हम यहां देखते हैं सैलरी में, तो बहुत स्पेसिफिकली बोल रखा है। अब देखिए क्या बोल रखा है कि व्हेन एन एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय है, व्हेन एन एम्प्लॉय रेंडर इट्स सर्विसेज, जब वो अपनी सर्विसेज रेंडर करता है, रेंडर इट्स सर्विसेज, तो आप ये चेक करो। सबसे पहले चेक, क्या चेक करना है? द प्लेस वे सर्विसेज आर रेंडर्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक एम्प्लॉय जब सर्विस देता है, तो जो अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, तब आपको ये चेक करना होगा कि वो अपनी सर्विसेज कहां रेंडर कर रहा था, प्लेस वेयर द सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड। अब क्या होता है यहां पे, एज पर सेक्शन 9(1) क्लॉज 2, if place of rendering a service, if place of rendering a service is India, और एक तरफ if place of rendering a service is outside India, एक इंडिया में है और एक इंडिया के बाहर। अगर वो प्लेस ऑफ सर्विस जहां पे आपने सर्विसेज रेंडर करी है, वो प्लेस अगर इंडिया है, तो देन इनकम इज deemed to be accrued oblique arised in India। अब ये पॉइंट जो यहां आया है,
अब यहां पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं, इसका क्या मतलब है ये भी आप नोट डाउन करना। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये प्रोविजन। मैंने लास्ट कल की क्लास में आपको बताया था फ्रेंड्स कि आप अपनी एक्टिविटी जब भी करते हैं इनकम पाने के लिए, और जब आप अपनी इनकम पाने के लिए हकदार बनते हैं, दैट इज जब आपकी इनकम ड्यू होती है, तो वो ड्यू होने वाली जगह को देखो। वो ड्यू होने वाली जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम कहेंगे इनकम अक्रू अराइज। अब वो अक्रू अराइज वाली जगह इंडिया है तो इंडिया, अगर इंडिया के बाहर है तो आउटसाइड इंडिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल से इस पूरे पॉइंट को समझाता हूं। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, मान लेते हैं अब एक एनआर है, वो अपनी कंपनी में काम कर रहा है, इंडिया के बाहर कहीं किसी फॉरेन कंपनी में काम कर रहा है। अब वो एनआर 1.5 महीने के लिए इंडिया में आया था, क्योंकि उसकी कंपनी ने उसको इंडिया भेजा और कहा कि एक क्लाइंट है, क्लाइंट के वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप जाके उसको सॉर्ट आउट करके आओ। कोई मशीन होगी, मशीन खराब हो रही होगी, तो उसने अपने टेक्निकल आदमी को भेजा और कहा कि जाओ ये मशीन ठीक करके आओ। अब वो एनआर जो है, विदेश का रहने वाला व्यक्ति, वो बंदा इंडिया में आता है और इंडिया में आने के बाद वो उस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करता है, और उसमें उसको लग जाते हैं 1.5 महीने। 1.5 महीने तक वो अपनी सर्विस यहां दे रहा है, और फिर 1.5 महीने के बाद वो भारत के बाहर चला जाता है वापस अपने देश। अब वो उसी कंट्री का आदमी है, वो उसी कंपनी के लिए काम करता है, तो अगर नॉर्मल वे में समझे तो उस आदमी ने एक एक्टिविटी करी, और वो एक्टिविटी करने के बाद उसको अपनी सैलरी मांगने का हक है या नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल है सर। तो ही हैज अ राइट टू डिमांड हिज इनकम, यस। तो वो ड्यू हो गई, तो वो ड्यू कहां हो रही है, उसके मांगने का अधिकार कहां ड्यू हो रहा है, उसका मांगने का अधिकार कहां हो रहा है? ऑब्वियसली उसकी कंट्री में होगा जब कुछ नहीं बोल रखा है तो ऐसे केस में वो इनकम क्या इंडिया में अक्रूअराइज हुई? नहीं, वो उसकी कंट्री में अक्रूअराइज हुई, यानी कैटेगरी 1 में नहीं आया। अब कैटेगरी 2, क्या वो इनकम इंडिया में रिसीव हुई? नहीं सर, वो तो वहीं रिसीव हो रही है। उस 1.5 महीने की सैलरी ये मत समझना कि उसके यहां मिल गई, वो वही उसको मिलती जा रही है, उसके वही के बैंक खाते में जमा हो रही है, तो रिसीव भी वहां पे हुई, सेकंड कैटेगरी में भी नहीं आया। क्या उस पैसे को इंडिया में डीम टू अक्रूअराइज, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया माना गया? नहीं, उस कहीं पॉइंट पे फॉल ही नहीं कर रहा है, तो थर्ड कैटेगरी में भी नहीं आया। अब चलते हैं फोर्थ कैटेगरी की तरफ। अब फोर्थ कैटेगरी में भी अगर वो इनकम कवर नहीं होती है, तो उस इनकम को इंडियन इनकम नहीं बोलेंगे, तो अब जाके वो फाइनली क्या बन जाएगी? फॉरेन इनकम। लेकिन उसके पहले तो फॉरेन इनकम बोलना गलत है ना, तो अभी यहां पे ये फोर्थ कैटेगरी में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं। तो अब जब चेक किया तो क्लॉज 2 पे आए, तो क्लॉज 2 ने क्या कहा, देखिए पढ़िए आप, उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है व्हेन एन एम्प्लॉय रेंडर ए सर्विसेज, तो चेक करो द प्लेस वेयर द सर्विस हैव बीन रेंडर्ड, उसने अपनी सर्विस कहां रेंडर की है। तो 9(1) के हिसाब से, 9(1) क्लॉज 2 के हिसाब से, इफ द प्लेस ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ये मैं मार्क कर लेता हूं, इफ द प्लेस ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इज इंडिया, तो बताइए क्या उसने जो सर्विसेज रेंडर करी वो इंडिया है कि नहीं है? वो 1.5 महीने की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो पूरे साल भर में, तो वो कहेगा फॉर 1.5 month द प्लेस ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विस इज इन इंडिया, एंड फॉर रिमेनिंग दैट इज 10.5 months, जो बाकी के 10.5 महीने बच गए हैं, वो 10.5 महीने क्या हो जाएंगे? दैट विल बी, दैट इज आउटसाइड इंडिया, वो प्लेस ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। पर बाकी के वो 1.5 महीने तो वो इंडिया में हुआ, तो 1.5 महीने के लिए देन इनकम इज डीम टू अक्रूअराइज इंडिया, तो ये पॉइंट आया डीम टू अक्रूअराइज इंडिया। तो अब आप देखिए, तो वो 1.5 महीने की सैलरी इंडियन इनकम मान ली जा रही है, वो 1.5 महीने की सैलरी इनकम मान ली जा रही है कि इट इज डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया। क्यों? क्योंकि उसकी प्लेस ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विस कहां पे थी? इंडिया में थी। कितना इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी के 10.5 महीने की सैलरी को प्लेस ऑफ रेंडर आउटसाइड इंडिया था, तो अब वो इंडिया में रेंडर हुई नहीं, तो ये प्रोविजन उसके ऊपर लग ही नहीं रहा है। तो अब वो 10.5 महीने की सैलरी की अगर बात करें तो वो कभी भी चारों कैटेगरी में कहीं भी फॉल नहीं करी, पर ये 1.5 महीने की सैलरी फोर्थ कैटेगरी में फॉल कर गई, इस वजह से ये क्या बन गई आपके लिए? डीम टू अक्रूअराइज इंडिया। तो मतलब सैलरी के लिए आपको देखना है कि प्लेस ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विस अगर इंडिया हुआ, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ऐसे केस में उसको मान लिया जाएगा डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया। तो देखिए ये पॉइंट आपको पूरा समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट था। तो जब कभी भी कोई भी, अगर हम एम्प्लॉय की बात करें, वो कहां पे सर्विस रेंडर कर रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक एग्जांपल जो अभी हमने लिया उसका उल्टा कर देते हैं। अब मैं आर की बात करता हूं। अगर एक रेसिडेंट पर्सन है, वो सर्विसेज रेंडर कर रहा है,
और वो सर्विसेज रेंडर कर रहा है इंडिया के अंदर। अब उसके एम्प्लॉयर ने उसको कहा कि भैया तुझे 2 महीने के लिए बाहर जाना है, वहां पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है क्लाइंट की और वो सॉल्व करके आ जाओ। तो वो 2 महीने के लिए बाहर चला जाता है और वहां पे काम करके वापस लौट के आता है। जब 12 महीने के बारे में बात करते हैं तो अब 12 महीने में क्या होता है, जब आप उसने काम किया, उसने एक्टिविटी करी, अब वो पैसे मांगने का हकदार है, उसने अपनी इनकम ड्यू भी करवा रहा है, तो वो ड्यू का प्लेस क्या है, तो वहां पे ड्यू का प्लेस क्या है, पूरे 12 महीने के लिए इंडिया ही है, क्योंकि वो अपनी सैलरी सारी इंडिया में मंगवा रहा है। तो ऐसे केस में वो 12 महीने पूरे के पूरे किस में कवर हो जाएंगे, कैटेगरी 1 में कवर हो जाएंगे, बिकॉज इनकम अक्रू हो रहा है इंडिया, क्योंकि उसका मांगने का अधिकार भारत में था, तो उसको यहां तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? तो ये डिफरेंस होता है। आर की अगर एग्जांपल लेता तो वो ऑटोमेटिकली कैटेगरी 1 में ही पहले आ जाता, तो कैटेगरी 4 तक आने की नौबत ही नहीं आती। इसलिए हमें एनआर का एग्जांपल लेना पड़ा कि उसकी सारे महीने की सैलरी तो उसको वहीं पे अक्रूअराइज हो रही है, क्योंकि उसका मांगने का अधिकार तो वहीं पे है। पर अब अगर वो 2 महीने के लिए अगर भारत में आता है और काम करके जाता है, तो उस 2 महीने के लिए उसकी प्लेस ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विस कहाँ है, वो जगह प्लेस कहाँ है, प्लेस इंडिया में है, और उस वजह से वो इनकम डीम टू अक्रूअराइज बना जाएगा, तो उसको वो 2 महीने की सैलरी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो एनआर के लिए वो इंडियन इनकम बन चुकी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेकंड क्लॉज समझ में आ गया। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड क्लॉज की तरफ, क्लॉज नंबर 3, 9(1) क्लॉज नंबर 3। फ्रेंड्स अब इस क्लॉज के अंदर आपको देखना है, यहां पे लिखा हुआ है दैट इज सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये इसके ऊपर प्रोविजन है पूरा। अब ये प्रोविजन क्या कहता है तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, इट इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 9(1) क्लॉज नंबर 2। ये क्लॉज 2 का एक्सेप्शन है, मतलब जो क्लॉज 2 ने बात बोली ये उसकी उल्टी बात करता है। ये क्या कहता है कि अगर एक एम्प्लॉय है, बराबर, और वो एम्प्लॉय कौन सा एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये भारत सरकार के लिए काम कर रहा है, और कहां काम कर रहा है, वर्किंग आउटसाइड इंडिया। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और कौन सी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट कौन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का एम्प्लॉय है, और कहां काम कर रहा है, वर्किंग आउटसाइड इंडिया, किसके लिए, फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पहले ये जो स्टार्टिंग है आपको वो समझ में आ रहा है कि एक एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय भारत सरकार का एम्प्लॉय है, और भारत सरकार के लिए वो काम कर रहा है विदेश में। एग्जाम्पल के तौर पे एम्बेसी के लोग होते हैं, या जो हाई कमीशन के लोग होते हैं, ट्रेड काउंसिलर्स होते हैं, ये भारत सरकार के लिए विदेश में बैठे बैठे काम कर रहे हैं। तो हमारे इंडियन एम्बेसी के काफी लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीज में बैठे हुए हैं एज ए डिप्लोमेट्स, वो वहां बैठे हुए हैं और इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये प्रोविजन उन्हीं के ऊपर है। This is the provision for all the government employees who are working for the government of India outside India, working for government of India outside India। ठीक है, अब यहां पे हुआ क्या, अब इनकी प्लेस ऑफ रेंडर ऑफ सर्विस क्या होगी बताइए मुझे। अब समझना, जब ये 12 महीने विदेश में रहते हैं, वहीं पे काम करते हैं, और जब 12 महीने के बाद जब उनकी सैलरी मांगने का अधिकार डेवलप होता है, उनकी जो ड्यू होती है सैलरी, तो वो सैलरी कहां ड्यू करवाते होंगे, ऑब्वियसली जहां रह रहे हैं वहां पे विदेश में। तो उनकी इनकम अक्रूअराइज कहां पे हुई, विदेश में हुई, और वो 12 महीने अपनी प्लेस ऑफ सर्विसेज रेंडर कहां हुई, विदेश में, तो डीम टू अक्रूअराइज में भी नहीं आया। पर अब क्लॉज 3 उनके लिए क्या कहता है कि प्लेस ऑफ रेंडर ऑफ सर्विस उनकी भले आउटसाइड इंडिया है, place of render of service outside India, even then as per section 9(1) clause 3 such salary will be deemed to be accrued in India। accrued in India मतलब वो तमाम फॉरेन, अपने इंडियन डिप्लोमेट जो फॉरेन कंट्री में हैं, जो भारत सरकार के लिए विदेश में काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा फ्रेंड्स, ऐसे केस में वो सैलरी इनकम भले उनके लिए वो अक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया है, लेकिन फिर भी उस इनकम को हमेशा क्या माना जाएगा, दैट इज डीम्ड टू अक्रूअराइज इंडिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्लॉज नंबर 3 में आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, तो जितने भी इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं जो कि विदेश में काम करते हैं, अब उनको सैलरी वहीं पे ड्यू हो रही है, तो अक्रूअराइज भी वहां हो रही है, रिसीव भी वहीं हो रही होगी, और डीम टू रिसीव वाले पॉइंट में नहीं आ रहे होंगे। लेकिन जब डीम टू अक्रूअराइज की बात करेंगे
तो क्लॉज 2 में भी वो कवर नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनकी प्लेस ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया है। लेकिन क्लॉज 3 की वजह से अब उनकी सैलरी को मान लिया जाएगा, दैट इज इट इज डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया, यानी वो क्या बन जाएगी, इंडियन इनकम बन जाएगी। तो देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये क्लॉज 2 का ऑपोजिट हो चुका है, इसका एक्सेप्शनल बन चुका है, जो प्लेस ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज को तवज्जो नहीं दे रहा है, बोल रहे भले विदेश में आप प्लेस ऑफ सर्विसेज रेंडर हो रही है तब भी इस इनकम को डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया माना जा रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लॉज नंबर 3 भी समझ में आ चुका होगा। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं क्लॉज नंबर 4 की तरफ। अब ये जो क्लॉज नंबर 4 है, ये क्लॉज नंबर 4 यहाँ पे बहुत सिंपल सा है क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ हमें आगे असेसमेंट ऑफ कंपनी में सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोविजन है, इसको ध्यान समझिएगा। जब भी कोई डोमेस्टिक कंपनी किसी को भी आर या एनआर किसी को भी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो डिविडेंड हमेशा ऑलवेज डीम टू अक्रू अराइज इंडिया माना जाएगा। अब मान लीजिए कोई एनआर ये क्लेम करता है कि ये इनकम तो मैंने इंडिया में अक्रू अराइज की ही नहीं, ये मैंने इंडिया में रिसीव करी नहीं और ना ही ये डीम टू रिसीव्ड इंडिया में आ रहा है, तो अब ऑटोमेटिक ये 9(1) क्लॉज 4 के अंदर डीम टू अक्रू अराइज इंडिया में आ जाएगा और वो इंडियन इनकम बन जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये डोमेस्टिक कंपनी द्वारा दिया गया डिविडेंड है। तो जब भी डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड देती है किसी भी शेयर होल्डर को, चाहे वो रेसिडेंट को या नॉन रेसिडेंट को, इट इज ऑलवेज डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। और इसके साथ एक पॉइंट हम जरूर ध्यान रख सकते हैं, हमें पहले भी डिस्कस किया है, दैट इज 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड, 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड अगर जब डोमेस्टिक कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है किसी भी शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर के हाथ में जब डिविडेंड आता है तो अप टू 10 लाख रुपीज इन एग्रीगेट इन प्रीवियस ईयर इज एग्जम्प्ट, अबाउट 10 लाख रुपीज ऑफ डिविडेंड इट इज टैक्सेबल। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब 115BBDA आएगा तब दोबारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को एक बार यही पे एंड करते हैं और बाकी की प्रोविजंस हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।